हेलो बच्चों। Hi everyone, I am Samriddhi Sharma and a very warm welcome to Physics वाला प्लेटफॉर्म। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th बायोलॉजी का वेरी मच अवेटेड चैप्टर दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो ये चैप्टर काफी लेंदी है बट आई अश्योर यू काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं एंड काफी सारी नई चीजें जानने के लिए मिलेंगी बेटा। ये पूरा चैप्टर डील करता है कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड अराउंड अस। राइट, स्टार्ट करते हैं बेटा जल्दी से आज का लेक्चर। सो आज के लेक्चर में किस चीज पे फोकस करने वाले हैं? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि भाई बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है। चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ना, तो डाइवर्सिटी का मतलब पता होना चाहिए और फिर बायोडाइवर्सिटी का मतलब भी पता होना चाहिए। उसके बाद समझेंगे बेटा कि टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन क्या होती है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना जरूरी है। देन समझेंगे कि अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उसका बेसिस क्या है, मैंने किस बेसिस पे इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है। एंड एट द एंड वी विल अंडरस्टैंड कि हायरार्की क्या है, अलग अलग ग्रुप्स क्या होते हैं, स्पीशीज, फैमिली, जीनस, किंगडम, इन सब ग्रुप्स के बारे में समझेंगे बेटा। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद द बेसिक टर्म कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। राइट, देखो बेटा जब मैं बोलती हूँ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का सिंपल मतलब है बेटा वेराइटी। राइट, वेराइटी। राइट, एंड जब मैं बोलती हूँ बायो, डू यू नो बायो का क्या मतलब होता है? बायो का मतलब होता है लिविंग। राइट, तो बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब है बेटा द वेराइटी ऑफ लिविंग forms found in a particular area। बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है बेटा? किसी भी लिविंग फॉर्म की वेराइटी जो किसी पर्टिकुलर एरिया में मिल रही है बेटा, उसका मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी। इस चीज को बेटा ऐसे समझो, आप अपने घर पे हो, जस्ट लुक अराउंड योरसेल्फ। राइट, आपके अराउंड दो चीजें हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। एबायोटिक में एयर आ गया, वाटर आ गया, सॉइल आ गया, सनलाइट आ गई। बट जब मैं बात करती हूँ बायोटिक कंपोनेंट की, लिविंग फॉर्म्स की, तो आपके चारों तरफ कितनी तरीके की लिविंग फॉर्म्स हैं? आप कहोगे मैम हमारे चारों तरफ कुछ प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, आजकल कोविड चल रहा है तो वायरस है। ठीक है बेटा, तो अलग अलग लाइफ फॉर्म्स हमारे अराउंड हैं। बट व्हाट आफ्टर दिस? अगर मैं बोलूं, बात करूं प्लांट्स की, तो मैं क्या सारे प्लांट्स को एक ही ग्रुप में रख सकती हूँ? फॉर एग्जाम्पल, मे बी मेरे घर के बाहर एक मैंगो ट्री हो सकता है, सनफ्लावर का प्लांट हो सकता है, नीम ट्री हो सकता है, कोई ऐसा प्लांट हो सकता है जिसपे फ्रूट आता है, कोई ऐसा प्लांट हो सकता है जिसपे फ्रूट नहीं आता, किसी पे फ्लावर आते हैं, किसी पे फ्लावर नहीं आते। कुछ प्लांट्स का साइज बहुत छोटा है, कुछ प्लांट्स का साइज बहुत बड़ा है। राइट, मतलब सब प्लांट्स है बट उसमें भी क्या है, मेरे पास अलग अलग वेराइटी है। अगर मैं बात करूं एनिमल्स की, तो एनिमल, एक डॉग मेरे घर के बाहर मुझे मिल जाएगा, एक कैट मिल जाएगी। एनिमल्स की अगर मैं बात करूं, लिजर्ड, कॉकरोच, राइट, ये कुछ मस्किटोस, फ्लाइज, ये भी तो एनिमल्स हैं। तो इनमें भी क्या, एनिमल्स में भी अलग अलग तरीके की वेराइटी है जो मुझे अपने अराउंड मिलेंगी। राइट, तो किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या वेराइटी है अलग अलग लिविंग फॉर्म्स की, वो क्या हो जाती है बेटा, बायोडाइवर्सिटी। अब हर एरिया की बायोडाइवर्सिटी वेरी करती है। क्यों वेरी करती है? क्योंकि बेटा हर जगह का टेम्परेचर और वहां की वाटर की अवेबिलिटी, वहां पे सनलाइट की अवेबिलिटी, वहां की सॉइल का पीएच, सॉइल की अवेबिलिटी क्या करती है, वेरी करती है। अब हमने पढ़ा है ज्योग्राफी में कि हर तरीके की क्रॉप हर सीजन में या हर सॉइल में ग्रो नहीं कर सकती है ना। तो इस वजह से, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं और दूसरे फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर एरिया की बायोडाइवर्सिटी क्या करती है, वेरी करती है। बट
वी कैनॉट डिनाई दिस फैक्ट कि हमारे पूरे अर्थ पे अलग अलग लाइफ फॉर्म्स हैं, अलग अलग प्लांट्स हैं, अलग अलग एनिमल्स हैं, अलग अलग बैक्टीरिया हैं, अलग अलग फंजाई हैं, अलग अलग एल्गी हैं. हम इनको नहीं भूल सकते. सिर्फ प्लांट्स एंड एनिमल्स नहीं है अर्थ पे, इनके अलावा भी हमें क्या मिलता है? फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया, और ये भी क्या है? लिविंग फॉर्म्स है. राइट? डू यू नो हमारे अर्थ पे देर आर मिलियंस ऑफ स्पीशीज. राइट? अगर मुझे इन मिलियंस ऑफ स्पीशीज को पढ़ना है तो मैं रैंडमली किसी भी स्पीशीज को उठा के ऐसे स्टडी नहीं कर सकती. इंस्टेड में क्या करूंगी? मैं उनको क्लासिफाई कर लूंगी, है ना? मैं उनको क्लासिफाई कर लूंगी. एंड जब मैं उनको क्लासिफाई करूंगी तो मेरे लिए उनको पढ़ना, उनको समझना बहुत ईजी हो जाएगा. राइट? और जब हम एज अ बायोलॉजिस्ट ये करते हैं तो उसकी एक स्पेसिफिक ब्रांच है. जैसे हमारे पास साइंस के अलग अलग ब्रांचेस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, है ना? तीनों ब्रांचेस अलग अलग चीजों के साथ डील करती हैं. वैसे ही बेटा बायोलॉजी में भी अलग अलग ब्रांचेस हैं. अगर आप जीन्स के बारे में पढ़ रहे हो तो जेनेटिक्स, अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल की बात कर रहे हो तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. राइट? अगर आप क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हो तो टैक्सोनॉमी. राइट? तो टैक्सोनॉमी है क्या? व्हाट इज टैक्सोनॉमी? So taxonomy is the branch of biology which deals with. Now taxonomy तीन चीजों के साथ डील करती है: identification, nomenclature and classification. Right? So let's say कि आप ऐसे रोड पे जा रहे हो और आपको एक प्लांट दिखा. आपको नहीं पता कि ये कौन सा प्लांट है. राइट? आप उसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सबसे पहली बात तो आपने आइडेंटिफाई कैसे किया कि ये प्लांट है? आपको कैसे पता चला ये प्लांट है? कुछ एक प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक आपने दिमाग में बिठाए होंगे ना कि प्लांट ऐसा होता है, प्लांट में स्टेम होती है, प्लांट में लीव्स होती हैं, प्लांट ग्रीन कलर के होते हैं, प्लांट फोटोसिंथेटिक होते हैं. तो कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स आपके दिमाग में फिट है जिनसे आप क्या करते हो? किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हो. राइट? आप कैसे बता देते हो कि ये लायन है, ये टाइगर है, ये लिपर्ड है, ये टाइगर है? राइट? क्योंकि क्या है, उनकी मे बी शेप उनकी सेम है बट उनके कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है. राइट? तो टैक्सोनॉमी क्या बेसिकली क्या करती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये क्या है. राइट? अब आइडेंटिफाई करने के बाद उसका नामकरण, जिसको हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर का मतलब ही क्या है? टू नेम दैट. राइट? अब मैंने उनको उसको नाम दे दिया है. अब मैं उसको कौन सी कैटेगरी में रखूं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक नीम का प्लांट देखा है तो मैं उसको कौन सी कैटेगरी में रखूं? मैं उसको हर्ब में रखूं, शर्ब में रखूं, ट्री में रखूं? राइट? अगर मैंने एक कैट या डॉग देखा है तो मैं उसको कौन सी कैटेगरी में रखूं? राइट? मैं उसको ऐसे ऑर्गेनिज्म में रखूं जिनके पास बैकबोन होती है, ऐसे में रखूं जिनके पास नहीं होती. राइट? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उन्हें क्लासिफाई करना पड़ेगा. मुझे उनको अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करना पड़ेगा. फाइन. तो टैक्सोनॉमी क्या है बेटा? एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिससे हम ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर करते हैं और उनको क्लासिफिकेशन करते हैं. राइट? एंड हमारे पास एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है जिनको हम बोलते हैं कैरलस लीनियस, जो कि कह जाने जाते हैं बेटा एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. कैरलस लीनियस को हम एज अ फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी जानते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ही एक्सटेंसिव काम किया है टैक्सोनॉमी की फील्ड में. इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया है जो अब हम लेक्चर में आगे जानने वाले हैं. एंड उसके बाद इन्होंने टू किंडम क्लासिफिकेशन भी दिया है. सो देर आर मेनी थिंग्स विच इज डन बाय द कैरलस लीनियस. सो मतलब क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? अभी भी थोड़े बच्चे कंफ्यूज होंगे कि मैम क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है. सो लेट्स से एक फन एक्टिविटी, अगर मैं एक छोटे बच्चे को मैं कुछ सिखा रही हूँ एंड यू, आप भी मेरे लिए छोटे बच्चे हो. सो अगर मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ टॉयज रख दूं बेटा, राइट, और मैं आपको बोलूं कि आपको इन टॉयज को अलग अलग ग्रुप्स में क्या करना है? क्लासिफाई करना है. राइट? एंड मैंने कोई भी मतलब क्राइटेरिया नहीं दिया है. राइट? तो अब आप मुझसे पूछोगे मैम कैसे क्लासिफाई करें? या तो हम इनको शेप्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर देंगे. राइट? हम क्या कर सकते हैं? हम इनको शेप्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं. मतलब जो भी चीज क्यूब शेप की होगी उसको अलग कर देंगे, जो सिलेंड्रिकल होगी उसको अलग कर देंगे.
ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि कोई इसको कलर के बेसिस पे क्लासिफाई कर दे, हो सकता है कोई कहेगा मैम हमने रेड वाले टॉयज को एक जगह कर दिया, ग्रीन वाले टॉयज को एक जगह कर दिया, येलो वाले टॉयज को एक जगह और ब्लू वाले टॉयज को एक जगह, राइट। तो शेप के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन हो सकता है, कलर के बेसिस पे हो सकता है। अब कोई कहे कि नहीं मैम हम तो इसको वेट के बेसिस पे करेंगे, तो वो भी सही है। अब कोई कहे कि जो 100 ग्राम से छोटा है, 100 ग्राम से कम जिसका वेट है उसको मैंने एक ग्रुप में रख दिया, जिसका 100 ग्राम से ज्यादा से लेके 200 ग्राम है उसको एक ग्रुप में रख दिया। तो वेट के बेसिस पे भी हो सकता है, राइट। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्या कर सकते हैं बेटा, क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट। अब क्लासिफिकेशन एक्चुअली में क्या है, अगर मैं इसको इन दी फॉर्म ऑफ, अगर मैं इनको रेफरेंस में बात करूं, इन द रेफरेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो वैसे ही बेटा इस बात को समझो कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, राइट। अर्थवॉर्म भी एक ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन भी एक ऑर्गेनिज्म है, दोनों एनिमल है। क्या मैं दोनों को एक ग्रुप में रख सकती हूँ? नहीं। बटरफ्लाई, fish, lizard, birds, a huge whale, a huge giraffe, right? And a very small fly, house fly, butterfly, सब एनिमल्स हैं, बट इनमें क्या सिमिलैरिटी है, सब एनिमल्स हैं, बट इनको भी मैं और फर्दर अलग अलग ग्रुप्स में प्लेस कर सकती हूँ, है ना, क्योंकि इनमें कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ डिससिमिलैरिटी है। तो ऐसे ही ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में प्लेस करना क्या है, क्लासिफिकेशन। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ बेटा। अब जब भी मैं बोलती हूँ रेप्टाइल्स, तो आप समझ जाते हो ना कि हम लिजर्ड की बात कर रहे हैं, हम स्नेक्स की बात कर रहे हैं, है ना। मैं बोलती हूँ मैमल्स, तो आपको याद आता है ह्यूमन बीइंग्स, वेल्स। फिश बोलती हूँ तो अब हमारे दिमाग में ऑलरेडी एक पिक्चर फिट हुई हुई है कि फिश ग्रुप ये है, रेप्टाइल ग्रुप ये है, मैमल ग्रुप ये है ना। तो वैसे ही हमने प्लांट्स को, एनिमल्स को, इवन बैक्टीरिया को, फंजाई को, एल्गी को अलग अलग ग्रुप में प्लेस कर दिया है, राइट। एंड इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। एंड क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे की जाती है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस। किन्हीं ग्रुप, अगर किसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की मैं बात करूं तो उनकी या तो सिमिलैरिटीज के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे या डिफरेंसेस के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। ठीक है बेटा, चलो अब हम क्लासिफिकेशन कर क्यों रहे हैं, हमें क्या फायदा होगा क्लासिफिकेशन करके। अब देखो बेटा, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो इट बिकम्स वेरी इजियर टू स्टडी देम, है ना। इट बिकम्स वेरी इजियर टू स्टडी देम। अब मेरे पास एक कोई सॉर्टेड चीज है, उनको एनालाइज करना, उनको पढ़ना, उनको समझना मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा, है ना। इंस्टेंट मैं पहले हर चीज को देखूं, एनालाइज करूं, समझूं, बट अगर मुझे पहले से एक ग्रुप मिल गया है जिसमें सारे ऑर्गेनिजम्स एक जैसे हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उनको इजीली स्टडी कर सकती हूँ। तो क्लासिफिकेशन से हमारा जो स्टडीज होती है बेटा वो इजी हो जाती है। उसके अलावा बेटा हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन करने से इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, राइट। जब हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं तो हम कहीं ना कहीं ये समझने लगते हैं कि कैसे ये ऑर्गेनिज्म इससे रिलेटेड है। जैसे कि आपने सुना होगा बचपन से ये चीज कि कहा जाता है कि ह्यूमंस जो हैं वो बहुत ही मिलते जुलते हैं चिंपैंजी से, एंड ये बात सच भी है। क्यों, कैसे कहा आपने, क्योंकि हमने देखा, हमने समझा, हमने स्टडीज करी, तो पता चला कि जैसा बोन स्ट्रक्चर हमारा है, कहीं ना कहीं मिलता जुलता बोन स्ट्रक्चर उनका भी है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे जो हैं वो उनके अंदर भी हैं। तो ये जो दो स्पीशीज हैं ना, चिंपैंजी, ह्यूमन बींग्स अलग अलग स्पीशीज हैं, बट दोनों क्या है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, राइट। और ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमने उनकी दोनों ऑर्गेनिजम्स की स्टडीज करी, राइट। एंड जब हम स्टडी करते हैं, हमें अगर मुझे ए स्पीशीज के कैरेक्टरिस्टिक पता है, बी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा कि मैं उन दोनों के बीच की सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज फाइंड आउट कर पाऊं। ठीक है बेटा, तो हमें बहुत इजी हो जाता है कि दो ऑर्गेनिज्म कैसे रिलेटेड है ये जानना। उसके अलावा बेटा जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम कहीं ना कहीं ये समझ पाते हैं कि कैसे कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है, राइट। कैसे धीरे धीरे वो इवॉल्व हुआ, कैसे उसमें धीरे धीरे चेंजेस आए। इवोल्यूशन का मतलब क्या है,
चलो बेटा ये भी देख लेते हैं। इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस, राइट। इवोल्यूशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें धीरे धीरे, ग्रेजुअल ना, धीरे धीरे चेंजेस होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। और ये नहीं कि आज रात को हम सोए और कल हम इवॉल्व हो जाएंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। ये प्रोसेस बेटा मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलती है, धीरे धीरे वो चेंजेस आते रहते हैं, हम और बेटर होते जाते हैं, राइट। सो ऐसे धीरे धीरे चेंजेस होते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एंड इसमें क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिज्म स्लोली चेंज हो जाता है, ठीक है, एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाते हैं, राइट। ये कुछ इस टाइप की पिक्चर्स हमने एडवर्टीजमेंट्स में, मूवीज में, बुक्स में कहीं ना कहीं देखी होंगी, राइट। क्या ये बात सच है? यस बेटा। अब देखो बेटा, जैसे अभी हम हैं, हम आसमान से ऐसे कैसे नहीं टपके थे, है ना, हम ऐसे प्रकट नहीं हुए हैं अर्थ पे। आज जो हम दिखते हैं, या आज जो बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स, एनिमल जैसे दिखते हैं, मे बी वो 4, 5, 10 लाख साल पहले वो ऐसे नहीं थे, हम ऐसे नहीं थे, हम कुछ और थे, राइट। हम धीरे धीरे बेटर चेंज होते गए, ग्रेजुअली चेंजेस होते गए, एंड ये चेंजेस जो हुए बेटा, हम क्या बन गए? होमोसेपियंस, राइट। एंड ये प्रोसेस जो हुई है धीरे धीरे, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इवोल्यूशन, राइट। तो जब हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं तो इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि कैसे कोई धीरे धीरे कोई स्पीशीज इवॉल्व की होगी। अब देखो बेटा, हम भी कुछ ऐसे ही थे। देखो इस स्टेट में आप देखोगे तो हम काफी ज्यादा किस जैसे दिख रहे हैं? चिंपैंजीज जैसे, है ना। और ये बात सच है। आई विल टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर मैं दो पेयर्स की बात करूं, एक मेरे पास चिंपैंजी है, एक मेरे पास गोरिल्ला है, राइट। सेकंड, एक मेरे पास ह्यूमन है, एक मेरे पास चिंपैंजी है। ज्यादा सिमिलैरिटीज किसमें होगी? यू विल बी शॉक्ड टू नो, चिंपैंजीज का डीएनए ह्यूमन से ज्यादा सिमिलैरिटी मिलती है, वो ज्यादा सिमिलर है, हम ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है। चिंपैंजीज गोरिल्ला इतने एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है जितना चिंपैंजी और ह्यूमन बीइंग्स है। अगर मैं हम चिंपैंजीज का और ह्यूमंस का डीएनए निकाल के देखूंगी, उनके जीन्स देखूंगी, तो बहुत सिमिलर है, राइट। तो कभी ना कभी कहा जाता है कि कभी लाखों साल पहले हम कुछ चिंपैंजीज जैसे थे, एंड धीरे धीरे उसमें से कुछ नए चेंजेस उनमें आते गए, वो बेटर होते गए, वो चेंजेस की वजह से वो धीरे धीरे और बेटर अडेप्ट होते गए, एनवायरमेंट में होते गए। आई गिव एन एग्जाम्पल, राइट। हमारी फिंगर्स अभी कुछ ऐसे अलग हो जाती हैं, बट अगर मैं बहुत लाखों साल पहले की बात करूं तो हमारी फिंगर्स ऐसे जॉइंटेड थी, लाइक दिस, राइट। तो धीरे धीरे क्या हुआ? हमारी फिंगर्स अलग अलग होती चली गई। तो वैसे ही देखो धीरे धीरे हमारा पोस्चर भी इरेक्ट होता चला गया। देखो इसमें बेंड है, सीधे सीधे सीधे, नाउ वी कैन स्ट्रेट, नाउ वी आर स्ट्रेट। सो धीरे धीरे बेटा ये चेंजेस हुए हैं, एंड इन्हीं चेंजेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? देखो इन्हीं चेंजेस को हम बोलते हैं इवोल्यूशन। द प्रोसेस ऑफ दीज चेंजेस इज नोन एज इवोल्यूशन, राइट। एंड इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट बेटा सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था चार्ल्स डार्विन, एंड इसलिए चार्ल्स डार्विन को हम बोलते हैं फादर ऑफ इवोल्यूशन, राइट। सो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन इन्होंने दिया था अपनी एक बहुत ही फेमस बुक नोन एज द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, राइट। 1859 में इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी जिसको हम द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के नाम से जानते हैं। अ वेरी एक्सीलेंट बुक, जिन्होंने इस बुक में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कैसे एक जगह की इन्वायरमेंटल कंडीशन एक ऑर्गेनिज्म में धीरे धीरे चेंजेस लाती हैं, एंड कैसे वो चेंजेस आगे जनरेशन पास ऑन होते रहते हैं, एंड कैसे वो चेंजेस जब आगे इनहेरिट होते हैं तो कैसे नई नई स्पीशीज बनती हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है, एंड ऐसा हो रहा है कि हमारी बॉडी में अभी भी चेंजेस हो रहे हैं। मे बी आफ्टर लेट्स से 10,000 साल बाद, 15,000 साल बाद, 50,000 साल बाद हमारे अंदर कोई नया कैरेक्टर आ जाए, हमारे अंदर कोई नई पावर आ जाए। सो इट्स टोटली पॉसिबल, एंड किस वजह से? बिकॉज ऑफ दिस इवोल्यूशन, राइट। सो जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो बेटा इवोल्यूशन को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है।
बट अब ये समझना पड़ेगा कि हम किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करें, मैं किस बेसिस पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करूं, है ना। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करी थी बेटा एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल वॉज द वेरी फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कहा कि हम ऑर्गेनिजम्स को किस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, प्लांट एंड एनिमल्स। बट देन लोगों ने कहा कि एनिमल्स तो बहुत तरीके के होते हैं, प्लांट्स भी बहुत तरीके के होते हैं, मैं उन सबको एक ग्रुप में तो नहीं रख सकता, है ना। जैसे अब एलिफेंट भी एनिमल है और एक छोटा सा स्नेक और रैट भी एनिमल है, बट मैं दोनों को सेम ग्रुप में तो नहीं रख सकती क्योंकि दोनों में बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज हैं, राइट। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम क्या करते हैं, प्लांट्स को हम 3 ग्रुप्स में और डिवाइड कर देते हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, राइट। तो हमें पता है हर्ब्स वो होते हैं जिनकी सॉफ्ट स्टेम होती है, श्रब्स वो होते हैं जिनकी वुडी स्टेम होती है, वुडी एंड साइज छोटा होता है, एंड कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी बहुत ही अच्छी खासी बड़ी स्टेम होती है, उनका साइज बड़ा होता है। बट व्हेन इट कम्स टू एनिमल, उन्होंने कहा कि एनिमल्स 3 कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेयर दे लिव। वेयर दे लिव का क्या मतलब है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, राइट। तो उन्होंने कहा एनिमल्स ना 3 तरीके के होते हैं, वो जो एयर में रहते हैं, वो जो लैंड पे रहते हैं, और वो जो वाटर में रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा एनिमल्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एयर डिवेलर्स फाउंड इन एयर, लैंड डिवेलर्स जिनको हम टेरेस्ट्रियल भी बोलते हैं, एंड वाटर डिवेलर्स जिनको हम एक्वाटिक बोलते हैं। बट सोचो जरा इस बात को, राइट। मुझे एक छोटी सी बटरफ्लाई भी एयर में उड़ती दिख जाएगी, मुझे एक बड़ी सी ईगल भी एयर में उड़ती दिख जाएगी, राइट। अगर मैं बात करूँ वाटर की, तो मुझे वाटर के अंदर फिश भी मिल जाएंगी, मुझे वाटर के अंदर स्नेक भी मिल जाएंगे, मुझे वाटर के अंदर बहुत बड़ी सी वेल भी मिल जाएगी जो कि एक मैमल है, राइट। अगर मैं वाटर की ही बात कर रही हूँ तो मुझे कुछ क्रैब्स भी दिख जाएंगे जो कि एक तरीके का इंसेक्ट है, मुझे उसके अंदर कुछ ऑक्टोपस भी दिख जाएंगे, सी हॉर्स दिख जाएंगे, ठीक है। अगर मैं टेरेस्ट्रियल की बात करूं बेटा, टेरेस्ट्रियल पे मुझे वॉर्म्स मिल जाएंगे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे मुझे रेप्टाइल्स मिल जाएंगे, टेरेस्ट्रियल पे ह्यूमन भी मिल जाएंगे। तो मैं क्या सारे ऑर्गेनिजम्स को एक ही ग्रुप में रख दूं? नो। सो इसलिए बेटा ये जो एरिस्टोटल ने जो दिया था, इसको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। इस सिस्टम को लोगों ने क्या किया, रिजेक्ट किया। देन पीपल विल बी लाइक कि अब क्या करें, अब किस बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई करें, ये तो ठीक नहीं बैठ रहा, ये तो लैंड में भी अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एयर में भी अलग अलग होते हैं, तो इनका कंपैटिबिलिटी बैठ नहीं रही है, क्या करें, किस बेसिस पे किया जाए, ठीक है। तो अब आते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन पे, राइट। वो थोड़ी एंशंट वाली बात हो गई, ही वाज उन्होंने बहुत टाइम पहले वो करा था। तो अगर अब हम बात करें आज, जो आज हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, हमने किस बेसिस पे ग्रुप्स बनाए, हमने किस बेसिस पे ग्रुप बनाए, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई अलग अलग क्यों है, मेरा बेसिस क्या है उनको अलग अलग बोलने का, राइट। अगर मैं बात करूं एक छोटे से प्रोटोजोआ की, जैसे कि अमीबा हो गया, ठीक है, और मैं बात करूं एक फंजा की, दोनों ही माइक्रोस्कोपिक हो सकते हैं, बट दोनों अलग अलग ग्रुप में क्यों हैं, फाइन। अगर मैं बात करूं एनिमल्स की और प्लांट्स की, दोनों को साइज बहुत बड़ा हो सकता है, पर दोनों फिर भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म क्यों है। तो आप कहोगे मैम प्लांट तो अपना खाना खुद बना सकते हैं, एनिमल्स खुद नहीं बना सकते, है ना। और बैक्टीरिया को और फंजाई को अलग अलग क्यों रखा है, क्योंकि एक प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। तो हमने कुछ क्राइटेरिया लिया जिसके बेसिस में हमने क्या कहा, इनको अलग अलग ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर दिया। तो वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर मेरे को कोई ऑर्गेनिज्म दे दिया जाए और कहा जाए कि इसको आप एक ग्रुप में रखो, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगी, मैं देखूंगी ऑर्गेनिज्म का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है बेटा, सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि उसके सेल किस टाइप के हैं। व्हाट डू आई मीन बाय टाइप, यहाँ पे बात हो रही है बेटा, या तो वो प्रोकैरियोटिक होगा या वो यूकैरियोटिक होगा, राइट। तो सेल टाइप या सेलुलर टाइप, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म की 2 तरीके की हो सकती है,
या तो वो प्रोकैरियोटिक होंगे बेटा, या वो यूकैरियोटिक होंगे, है ना। चलो अब हमने देख लिया। अब लेट्स से ह्यूमंस की बात करते हैं। ह्यूमंस का सेल्स कैसे होते हैं? ह्यूमंस के सेल्स होते हैं यूकैरियोटिक। अच्छा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का क्या मतलब है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में पढ़ा है बेटा। प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका डीएनए बस ऐसे ही पड़ा हुआ है स्कैटर्ड, कोई वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है, ठीक है। अगर मैं यूकैरियोटिक सेल्स की बात करूं, यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब है, बना देते हैं यहाँ पे फटाफट से। मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। देखो बेटा, प्रोकैरियोटिक का मतलब है मेरे पास एक सेल है, ठीक है, और जो इसका डीएनए है वो बस वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, स्कैटर्ड है। बट अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर बेटा क्या होगा? एक प्रॉपर न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के अंदर उसका डीएनए क्या होगा? प्रॉपरली अरेंज्ड होगा, राइट। तो ये स्कैटर्ड फॉर्म में है, इसमें इट्स लाइक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हमने दो कैटेगरीज बना ली। चलो जी, लेट से अब मेरे को एक ऐसा सेल मिला वो यूकैरियोटिक, अब मैं कैसे बताऊं वो किसका सेल है, ठीक है। तो उसके बाद मैं देखूंगी कि वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। तो ये भी क्या हो सकता है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो सकता है ना। तो यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, ये मेरा क्या हो गया? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर होते हैं। मैं मल्टी सेलुलर वालों को एक ग्रुप में रख दूंगी। बट अब मल्टी सेलुलर बेटा प्लांट्स भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल्स भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर तो हमारी फंजाई भी हो सकते हैं। तो मैं क्या सबको एक ही ग्रुप में रख दूं? नहीं, मैं प्लांट्स और एनिमल्स को तो एक ही ग्रुप में नहीं रख सकती। तो आगे मैं क्या देखूंगी? मैं देखूंगी कि उनका हाउ दे ऑब्टेन देयर फूड, वो अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो उस बेसिस पे भी मेरे पास क्या हो सकती है बेटा? दो कैटेगरीज हो सकती हैं। या तो वो ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, या फिर वो हेट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं, राइट। या फिर वो हेट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट है, राइट। ऑटोट्रॉफिक का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन बनाते हैं? प्लांट्स बनाते हैं। तो प्लांट्स को कैसे क्लासिफाई करोगे? प्लांट्स यूकैरियोटिक है, प्लांट्स मल्टी सेलुलर है, और प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक है। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, ह्यूमंस यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, पर हेट्रोट्रॉफिक है, क्योंकि हम अपना खाना प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। हम दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। तो हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है, और भी इसके बाद क्राइटेरिया होते हैं बेटा, जैसे कि प्लांट के अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल है या नहीं है, और अगर सेल वॉल है तो वो किसकी बनी है। तो इसी बेसिस पे हम क्या करते हैं, कुछ हम क्राइटेरिया ले लेते हैं। बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं, राइट, बट ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे हमने कुछ किंगडम्स का नाम रखा है, राइट। अब किंगडम क्या होता है, राइट। तो किंगडम बेटा एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जैसे कि प्लांट किंगडम, जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे वो हर्ब हो, श्रब हो, छोटी सी ग्रास हो, बड़ा सा ट्री हो। ओके, आई वुड लव टू हैव आंसर ऑफ दिस। हमारे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ट्री का नाम कौन सा है, और सबसे बड़ा फ्लावरिंग प्लांट कौन सा है, राइट। एक फ्लावर होता है, बहुत बड़ा होता है उस प्लांट का, लाइक उस फ्लावर का नाम मैं जानना चाहूंगी आपसे, एंड द ट्री, ठीक है। इंडिया में दोनों में से कोई नहीं मिलता है, सो प्लीज फाइंड आउट द नेम्स ऑफ दोस टू नेम्स जो मैंने आपसे बोला है, ठीक है बेटा। अब देखो, जितने भी प्लांट्स हैं, मैं सारे प्लांट्स को, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, मीडियम साइज का हो, उस पर फ्लावर आते हो ना आते हो, फ्रूट्स आते हो ना आते हो, बट मैंने क्या करा, मैंने ग्रुप बना दिया, ये प्लांट का ग्रुप है। जा बेटा, सारे प्लांट वहां पे, तुम वहां जाओ, ठीक है। वैसे ही जितने भी एनिमल है, चाहे वो लिजर्ड हो, स्नेक हो, फिश हो, ह्यूमन हो, बैट हो, वेल हो, जिराफ हो, रैट हो, एलिफेंट हो, सबका एक ग्रुप बना दिया है एनिमल का। वैसे ही जितने भी बैक्टीरिया हैं, अब कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, बैक्टीरिया एक तरीके का तो नहीं होता, कितनी सारी डिजीज होती है ना बैक्टीरिया से, टीबी होती है,
कॉलेरा, टाइफॉइड, अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग डिजीज करते हैं, ठीक है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है, राइजोबियम भी बैक्टीरिया है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने बैक्टीरिया का एक अलग ग्रुप बना दिया। वैसे ही अब मेरे पास फंजाई बच गई, अब मैंने फंजाई का एक अलग ग्रुप बना दिया। अगैरिकस जिसको मशरूम बोलते हैं हम, ईस्ट हो गई, वो भी एक फंजाई है। पेनिसिलियम जिससे वो एंटीबायोटिक बनी थी, वो भी क्या है, वो भी एक फंजाई है। तो मैंने फंजाई का एक अलग ग्रुप बना दिया। तो मैंने कुछ मेन ग्रुप्स बना दिए हैं जिनमें मैंने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को क्या करा है बेटा, क्लासिफाई करा है। बट ये मैंने अब बनाए हैं। शुरुआत कहाँ से हुई थी, शुरुआत हुई थी बेटा टू किंगडम क्लासिफिकेशन से। सबसे पहले हमने बनाया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। एंड टू किंगडम क्लासिफिकेशन बेटा दिया था कैरलस लीनियस ने। यस, द सेम पर्सन, द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। सी 1758 में उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। एंड उन्होंने कहा कि अर्थ पे दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स मिल सकते हैं, या तो प्लांट्स या फिर एनिमल्स। थोड़े दिन तक लोगों ने अग्री किया, बट धीरे धीरे लोगों को पता चला, जैसे माइक्रोस्कोप्स आए, धीरे धीरे लोगों को पता चला नहीं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं जो हमें नहीं दिखते एंड वो लिविंग हैं, राइट। तो लोगों ने उसके बाद उसको धीरे धीरे डिसएग्री करना स्टार्ट किया। फिर मेजरली इसके बीच में बेटा हमारे पास थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया है, फोर किंगडम भी आया है, बट मेजरली जो हिस्ट्री में एक बेंचमार्क जिन्होंने एक रखा, उसके बाद हम बात करते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की। इसको बहुत ही ज्यादा अप्रिसिएशन मिली है, राइट। एंड इवन आज भी हम अगर अपनी बुक्स खोल के देखेंगे तो आज तक सब इसी को फॉलो कर रहे हैं, राइट। एंड ये दिया किसने था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क का क्वेश्चन में पूछा जाता है इवन एनटीएससी एग्जाम्स में, कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी बेटा रॉबर्ट विटेकर ने, राइट। एंड ये कब दी इन्होंने, वेरी रिसेंटली, राइट, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 1959 में। एंड उन्होंने कहा कि 5 मेजर किंगडम्स हो सकते हैं। उन्होंने कहा 5 मेजर किंगडम्स हो सकते हैं। मोनेरा, जिसमें उन्होंने बैक्टीरियास को प्लेस किया, आगे डिस्कस करेंगे अभी इसके बारे में। उन्होंने कहा एक ग्रुप हो सकता है प्रोटिस्टा, जिसमें उन्होंने हमारे प्रोटोजोआ, अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, ठीक है, इन सब ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया। फिर उन्होंने कहा कि एक और ग्रुप हो सकता है फंजाई, ईस्ट, पेनिसिलियम एंड मशरूम, ऐसे सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको उन्होंने फंजाई में प्लेस कर दिया। उन्होंने कहा उसके अलावा प्लांटे हो सकता है, ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं उन्होंने कहा, और एक और ग्रुप हो सकता है एनिमेलिया, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम इसके अंदर ना तो एल्गी दिख रहा है और ना ही वायरस दिख रहा है। तो बेटा देखो, एल्गी होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। हमने क्लास 7th में पढ़ा है एल्गी क्या होते हैं, वो फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म जो वाटर के सरफेस पे हमें दिखते हैं, राइट। तो यस बेटा, जो एल्गी होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बना सकते हैं। एंड जो भी ऑर्गेनिज्म फूड बनाता है हम उसको कौन से ग्रुप में प्लेस कर देते हैं, प्लांटे। तो उन्होंने एल्गी को किसने प्लेस किया, उन्होंने एल्गी को प्लेस किया प्लांटे में। बट वायरस के लिए उन्हें कोई भी कैटेगरी नहीं मिली। क्यों, देखो बेटा, जनरली एक क्वेश्चन होता है कि वायरस को किसी भी किंगडम में प्लेस क्यों नहीं किया गया है, उसके लिए अलग किंगडम क्यों नहीं बनाया। सी, जो वायरस होते हैं बेटा वो ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ए सेलुलर मतलब उनका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता प्रॉपर, ना उनके अंदर सेल वॉल होती है, ना उनके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, कोई ऑर्गेनली भी नहीं होता उनकी बॉडी में, राइट। एंड अगर मैं इस टाइम बात करूं, अगर इस एनवायरमेंट में वायरस है तो वो इस टाइम नॉन लिविंग है, वो जैसे ही मेरी बॉडी के अंदर जाएगा वो लिविंग हो जाएगा, राइट। तो एक तरीके से वो क्या है, पार्शियली लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट। वो प्रॉपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ही नहीं, तो उन्होंने उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर ही नहीं किया। अगर क्योंकि उन्होंने उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं किया तो उन्होंने उसको वहां जगह ही नहीं दी, राइट। सो बेचारे को बेदखल कर दिया, उसको कोई जगह ही नहीं दी गई। फाइन, चलो। तो रॉबर्ट विटेकर ने कब दी थी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, 1959, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। एंड ये 5 ग्रुप्स के नाम हमें बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे बेटा। उसके बाद वेरी वेरी लेटेस्ट 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, एंड ये दी बेटा कार्ल वुईज ने इन 1977, वेरी वेरी रिसेंटली, राइट। अब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में देखो बेटा, कुछ नहीं है,
वही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हैं, देखो सेम। बट इन्होंने क्या कहा, इन्होंने मोनेरा को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, राइट। अब ये 2 ग्रुप्स कौन से हैं? उन्होंने कहा कि जो बैक्टीरिया वाला ग्रुप है मोनेरा, उसमें भी हमको वेराइटी मिलती है। उन्होंने कहा बैक्टीरिया भी हमें 2 तरीके के मिल सकते हैं, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। देखो बेटा, आर्की बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, वी कॉल इट, आर्की बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया को नकली बैक्टीरिया बोलेंगे? नहीं बेटा, देखो आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया दोनों ही क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। बट इसमें डिफरेंस क्या होता है बेटा, जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो एक्सट्रीम कंडीशंस में मिलेंगे, बिल्कुल स्नो वाली जगह या बिल्कुल ऐसी जगह जहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स हो, एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम क्लाइमेट, ऐसी जगह मिलते हैं, राइट। और ये यू बैक्टीरिया जो होते हैं ऑलमोस्ट हर जगह मिलते हैं। बेसिक डिफरेंस, सेल वॉल, यू बैक्टीरिया की सेल वॉल थोड़ी अलग तरीके की होती है, आर्की बैक्टीरिया की थोड़ी अलग तरीके की होती है, राइट। उनके अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स थोड़े अलग होते हैं, तो उनका थोड़ा बहुत क्या है, स्ट्रक्चर डिफरेंस है। इसकी वजह से उन्होंने कहा कि हम इनको भी क्या कर सकते हैं, 2 अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इन्होंने 2 नए ग्रुप्स बना दिए मोनेरा को तोड़ के, तो इसलिए 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। बाकी सेम प्रोटिस्टा, फंजा, प्लांटिया, एनिमिलिया वही है, ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया को इन्होंने क्या, मोनेरा को 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया, आर्की एंड यू, इसलिए इन्होंने क्या कहा उसको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है बेटा, इतना समझ आया, ये याद रहना चाहिए। 2 किंगडम कैरलेस लीवियस ने दिया, कौन से 2 थे? देन 5 किंगडम रॉबर्ट विटेकर ने दिया, ये 5 किंगडम थे। 6 किंगडम कार्ली वुइस ने दिया 1977, राइट। अब समझते हैं कि रॉबर्ट विटेकर ने किस बेसिस पे ये इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। रॉबर्ट विटेकर ने बेटा ये क्लासिफिकेशन किया सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखा, राइट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उन्होंने कहा ऑर्गेनिज्म को हम 2 बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, या तो प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। किस बेसिस पे? देखो बेटा, या तो प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, ठीक है। अगर प्रोकैरियोटिक है तो उसको हमने कौन से वाले ग्रुप में प्लेस कर दिया बेटा, उसको हमने प्लेस कर दिया इन द किंगडम मोनेरा। तो जितने भी सेल्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उनकी बॉडी में प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल मिल रहा है तो मैं उसको कौन से ग्रुप में प्लेस करूंगी, मोनेरा। वो किसी भी में नहीं जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ जाएगा मोनेरा में। तो लेट्स से कि मैंने आपको एक सेल दिया, मैंने कहा बेटा इसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करो, ठीक है। आपने देखा कि इसका डीएनए तो सब ऐसे ही पड़ा है ना, इसके अंदर कोई ऑर्गेनेली है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ना माइटोकॉन्ड्रिया होता, ना गोल्जी होता, सिर्फ राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। बाकी सब ऑर्गेनेली जो हमने पढ़े हैं वो सब एब्सेंट होते हैं, ठीक है। आपने देखा कि ये तो प्रोकैरियोटिक सेल है। अब मैं पूछूं बेटा बताओ ये कौन से ग्रुप में रखोगे इसको, तो आप कहोगे मैम हम इसको रखेंगे मोनेरा में, क्योंकि मोनेरा में वही ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल है। बाकी किसी भी किंगडम में उस ऑर्गेनिज्म को मैं प्लेस नहीं कर सकती। समझ आया? ठीक है। बट आपने देखा कि मैम ये तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका सेल यूकैरियोटिक है। अब तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी कि भाई ये तो प्लांट भी हो सकता है, प्लांट का सेल भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है, फंजाई का भी हो सकता है, और प्रोटोजोआ का भी हो सकता है। अब मैं क्या करूंगी, फिर मैं देखूंगी ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, क्या ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है या फिर ये मल्टी सेल्युलर है। फिर मैंने देखा कि ये ऑर्गेनिज्म तो यूनिसेल्युलर है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका सेल यूकैरियोटिक है पर वो सिर्फ यूनिसेल्युलर होते हैं, तो उन सब ऑर्गेनिज्म को मैं क्या करती हूँ, प्रोटिस्टा में प्लेस कर देती हूँ। जैसे कि मेरे पास अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को अगर मैं अमीबा देखूंगी, उसके अंदर मुझे न्यूक्लियस दिखेगा, वैक्यूल दिखेगा, मुझे उसकी प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन दिखेगी, सब कुछ मुझे दिखेगा प्रॉपर, जैसा यूकैरियोटिक सेल होता है प्रॉपर वैसा होता है, बट वो कैसा है, यूनिसेलुलर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल है और यू के साथ कैसे हैं, वो यूनिसेलुलर, उन सबको मैं प्रोटिस्टा में प्लेस कर देती हूँ। इसमें आ जाएगा अमीबा, पैरामीशियम,
यूग्लिना, वही प्लाज्मोडियम जो क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है, राइट। वही ट्रैपेनोसोमा जो बीमारियां कॉज कर रहा था, वो सब बेटा इसी में आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो सेकंड हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हो गया, सेकंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ये अभी हमने पढ़ा था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो बेटा, बट लेट्स से कि मेरे पास एक सेल मुझे जो दिखा वो यू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का था, ठीक है, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का था, मल्टी सेलुलर। तो अब प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, मेरे को कैसे पता चलेगा प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, फिर मैं देखूंगी इसके अंदर सेल वॉल है या नहीं है, राइट। मैं देखूंगी इसके अंदर सेल वॉल है या नहीं है, विद सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। अब तुमने कहा कि मैम सेल वॉल तो दिख रही है माइक्रोस्कोप के अंदर, अब बताओ क्या होगा ये, फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। अच्छा जी, सेल वॉल तो फंजाई में भी होती है काइटिन की, सेल वॉल सेलुलोज की प्लांट में भी होती है, दोनों में सेल वॉल होती है, याद आया, सेल वॉल प्लांट्स में होती है, वैसी ही कुछ सिमिलैरिटी के साथ सेल वॉल बेटा फंजाई में भी मिलती है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सेल फंजाई का या प्लांट का है, फिर मैं देखूंगी कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है या नहीं है। अगर उसके अंदर बेटा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है, अगर क्लोरोप्लास्ट है तो वो फोटोट्रॉपिक होगा, फोटोट्रॉपिक मतलब वो फोटोसिंथेसिस करेगा, यानी कि अपना खाना खुद बनाएगा, तो वो क्या है बेटा, प्लांट सेल है। अगर उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ना वो फोटोसिंथेसिस करेगा, ना ही अपना खाना खुद बनाएगा, और अगर अपना खाना खुद नहीं बनाएगा तो मैं उसको बेटा प्लेस कर दूंगी फंजाई में। अब आप कहोगे कि मैम एनिमल सेल में भी तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, हमारे सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो हम वो ह्यूमन सेल भी तो हो सकता है, बट बेटा ह्यूमन सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। हमारे सेल का अगर मैं कोई भी सेल निकालू हमारी बॉडी का या किसी भी एनिमल का, किसी की बॉडी के अंदर आपको सेल वॉल नहीं मिलेगी, बट फंजाई के अंदर सेल वॉल होती है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है और सेल वॉल नहीं है, उन सबको मैंने प्लेस कर दिया एनिमेलिया में। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, सेल वॉल है, बट उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, मैंने उनको प्लेस कर दिया फंजाई में। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल है, मल्टी सेलुलर है, सेल वॉल है और क्लोरोप्लास्ट है, उन सबको मैंने प्लेस कर दिया प्लांटे में। समझ आया? तो मेरे पास बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पे हो गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल की प्रेजेंस है या एब्सेंस है। सेल वॉल के बाद बेटा उनका न्यूट्रिशन, मैं लिख दूंगी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है बेटा। तो ये हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया, इसी बेसिस पे हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, या रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्हीं कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे प्लेस किया। हर कैरेक्टर को बेटा हम आगे डिटेल में समझेंगे। अब देखो बेटा 5 किंगडम है, बट जस्ट मेरे पास किंगडम है इसका मतलब ये नहीं कि मेरा काम सॉल्व हो गया, मुझे उसको और फाइन और फाइन और फाइन आगे छोटे 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 ग्रुप बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमारे को क्लासिफिकेशन इजियर हो जाए, क्लासिफिकेशन पढ़ना समझना इजियर हो जाए, इसलिए हमारे पास क्या होते हैं बेटा, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, हमारे पास अलग अलग ग्रुप होते हैं। सबसे पहला ग्रुप होता है किंगडम, ठीक है। किंगडम एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को प्लेस कर देते हैं, यानी कि ह्यूमन भी एनिमल है, ठीक है, बटरफ्लाई भी एनिमल है, एलिफेंट भी एनिमल है, जिराफ भी एनिमल है, लिजर्ड भी एनिमल है, फिश भी एनिमल है, ठीक है। तो मैंने सबको क्या कर दिया, प्लेस कर दिया किंगडम में। कौन से किंगडम में, एनिमीलिया, ठीक है। कौन से किंगडम में प्लेस किया, एनिमीलिया, ठीक है। अब मैं कहूं कि नहीं मेरे को तो ह्यूमंस को स्टडी करना है, तो मैं कौन सा ग्रुप देखूं, फिर मैं कहूंगी कि मैं एनिमल्स को मैं एक ऐसे ऐसे ग्रुप में डालूंगी जिसको मैं बोलूंगी कॉर्डेट्स, यानी कि अगर मेरे पास एक अर्थवॉर्म है, मेरे पास एक कॉकरोच है, मेरे पास एक एलिफेंट है और मेरे पास ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। तो बेटा मैं एलिफेंट को, ह्यूमन बीइंग को ऐसे ग्रुप में रखूंगी या उस ग्रुप में रखूंगी जिसको मैं बोलती हूँ कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बैकबोन होती है, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे बेटा डिटेल में, डरना नहीं है, ठीक है। तो कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट का सिंपल मतलब ये होता है जिन ऑर्गेनिज्म में बैकबोन होती है, जैसे हमारी बैकबोन होती है हम कॉर्डेट है, बट बेटा अर्थवॉर्म में, बटरफ्लाई में, छोटी छोटी हाउस फ्लाइज में, ठीक है, कॉकरोच में, इनमें अर्थवॉर्म नहीं होती, ठीक है। तो मैं ह्यूमंस को बेटा कौन से फाइलम में रखूंगी, कॉर्डेट। तो फाइलम का क्या मतलब है बेटा, किंगडम की एक ऐसी ब्रांच
जिसमें मैंने थोड़ा और क्या कर दिया, सिमिलैरिटीज कर दी है। सो हम इनको कॉर्डेट में रखेंगे। अब मैं कहूंगी भाई कॉर्डेट तो बहुत हो सकते हैं, फिश की भी बैकबोन होती है, ह्यूमन की भी बैकबोन होती है, बैट की भी बैकबोन होती है, इवन वेल की भी बैकबोन होती है। क्या मैं इन सबको एक ही ग्रुप में रख दूं? नहीं, वेल तो पानी में रहती है, ह्यूमन पानी में नहीं रहते, फिश भी पानी में रहती है, ठीक है। तो सबको एक ग्रुप में तो नहीं रख सकती मैं, कुछ तो डिसिमिलैरिटी होगी। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं, और हेयर के अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट जिनके अंदर मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। मैमरी ग्लैंड्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने यंगर वंस को नरिश करने के लिए मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को मैं मैमल बोलती हूँ। मैं ह्यूमन को बेटा कौन से ग्रुप में रखूंगी? मैमल्स में। मंकीज को कौन से ग्रुप में रखूंगी? मैमल्स में। वेल को कौन से ग्रुप में रखूंगी? मैमल्स में, ठीक है। चिंपैंजी, गोरिल्ला, मैमल्स, सब मैमल्स आ जाएंगे। बट मैं चिंपैंजी, गोरिल्ला, वेल, बैट, बैट भी मैमल है, सबको मैमल्स में रख दूं? नहीं, कुछ तो डिफरेंस है। देखो बैट्स तो उड़ते हैं, हम तो नहीं उड़ते हैं, और जो वेल होती है वो तो वाटर में स्विम करती है, हम तो नहीं करते। तो कुछ तो डिसिमिलैरिटी होगी ना, तो उनको थोड़ा और एक और ग्रुप बनाएंगे। तो किंगडम, फाइलम, क्लास। अब क्लास के अंदर और भी अलग अलग तरीके के ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। अब ऐसे मैमल्स, सॉरी या ऐसे मैमल्स जिनके अंदर कॉलर बोन्स मिलती हैं, ठीक है, उनको हमने किस ऑर्डर में प्लेस कर दिया? प्राइमेट्स में, ठीक है। अब बहुत सारे मैमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर कॉलर बोन नहीं होती है। वेल के अंदर कॉलर बोन होगी, दिस इज द कॉलर बोन, राइट। सो कॉलर बोन जिन मैमल्स के अंदर कॉलर बोन होगी, हमने उनको प्लेस कर दिया प्राइमेट्स में, ठीक है। अब प्राइमेट्स में भी अलग अलग फैमिलीज होती हैं, ठीक है। ऐसे मैमल्स या ऐसे प्राइमेट्स जिनका फेस थोड़ा थ्री डायमेंशनल सा होता है, तो उनको हम रख देते हैं बेटा होमिनिड्स में, ठीक है। उसके अलावा अब फैमिली देखो, फैमिली से समझो, तुमने शायद से सुना होगा कैट फैमिली, डॉग फैमिली, अलग अलग फैमिलीज होती हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। ग्रास फैमिली, तो जो ग्रास जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं या प्लांट्स होते हैं उनको ग्रास फैमिली में रख देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही बेटा अलग अलग फैमिलीज होती हैं। अब फैमिलीज के भी अंदर अलग अलग जीनस होते हैं, ठीक है। जिन ऑर्गेनिजम्स का, जिन मैमल्स का या जिन प्राइमेट्स का पोस्चर एकदम सीधा सा होता है, उनको हम रखते हैं होमिनिड्स में। और अगर हम अपनी स्पीशीज की बात करें तो हम हैं होमो सेपियंस। देखो बेटा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्पीशीज से। हमने मूवीज में कभी सुना होगा कि गांव से देश बनता है, ठीक है। तो वैसे ही समझो बेटा, देखो जब बहुत सारी स्पीशीज आती हैं तो जीनस बनता है, ठीक है। अपना एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखो बेटा, जब एक गांव है, दो गांव है, तीन गांव है, चार गांव है, ठीक है। जब बहुत सारे गांव एक साथ आएंगे तो क्या बनेगा? डिस्ट्रिक्ट। अब जब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आएंगे एक साथ तो क्या बनेगा? स्टेट। जब बहुत सारे स्टेट्स एक साथ आएंगे तो क्या बनेगा? कंट्री। और जब बहुत सारी कंट्रीज एक साथ आएंगी तो बनेगी कॉन्टिनेंट, है ना। तो वैसे ही बेटा, जब बहुत सारी स्पीशीज होती है तो बनता है जीनस। जब बहुत सारे जीनस आ जाते हैं एक साथ तो बनती है फैमिली। बहुत सारी फैमिलीज एक साथ आ जाती हैं तो बनता है ऑर्डर। बहुत सारे ऑर्डर्स एक साथ आते हैं तो बनता है क्लास। बहुत सारी क्लासेस मिलकर बनाती हैं फाइलम, एंड बहुत सारे फाइलम मिलकर बनाते हैं किंगडम। तो बेसिक यूनिट क्या है? बेसिक यूनिट है बेटा हमारी स्पीशीज, राइट। स्पीशीज क्या है? बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की, ठीक है। अब यू विल बी लाइक कि मैम स्पीशीज का क्या मतलब है? स्पीशीज तो हमने बहुत बारी सुना है। तो बेटा स्पीशीज क्या है? स्पीशीज वो ग्रुप है एनिमल का विच कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर। ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर। जैसा कि बेटा देखो मेरे पास क्या है, ये यहाँ पे फोटो हमें दिख रही है किसकी? कैट फैमिली की। मुझे यहाँ पे फोटो दिख रही है बेटा, आई एम राइटिंग फैट फैमिली, ओके। मुझे यहाँ फोटो दिख रही है बेटा कैट फैमिली की, ठीक है। कैट फैमिली का नाम होता है फेलिडे, ठीक है। कैट फैमिली को हम साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं फेलिडे, राइट। अब देखो बेटा, डू यू नो टाइगर, लायन, लिपर्ड, ठीक है, लायन, ठीक है, नॉर्मल कैट, ये सब एक फैमिली को बिलोंग करते हैं, ठीक है। बट क्या ये एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं? कैन दे इंटरब्रीड विद ईच अदर? ठीक है, क्या ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कैट का और लायन का अगर मैं इन दोनों की मेटिंग करा दूं तो क्या प्रोड्यूस होगा? अगर मैं इन दोनों को एक साथ रिप्रोड्यूस कराऊं तो कुछ, क्या पहली बात तो ये रिप्रोड्यूस कर नहीं सकते, नेचुरली दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है। यानी कि ये दो अलग अलग स्पीशीज है। स्पीशीज मीन्स दोज ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर,
ठीक है, अगर दो कैट एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर पा रही है वो एक फैमिली की है, ठीक है। तो स्पीशीज का मतलब क्या है, वो ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर वो रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो वो एक ही स्पीशीज के हैं, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे तो वो अलग स्पीशीज के हैं। जैसे कि ह्यूमंस सिर्फ ह्यूमंस के साथ ही रिप्रोड्यूस करके बेबीज प्रोड्यूस कर सकते हैं ना, तो ह्यूमन एक अलग स्पीशीज है, कैट और डॉग अलग अलग स्पीशीज है, वो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस करके बेबीज नहीं बना सकते, ठीक है बेटा। वैसे ही स्पीशीज का क्या मतलब है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर, विच कैन रिप्रोड्यूस विद ईच अदर, ठीक है बेटा। तो स्पीशीज का कॉन्सेप्ट समझ आया, ठीक है। चलो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। हमने काफी सारे टर्म्स समझे हैं बेटा, आज हमने जो भी पढ़ा है एनसीईआरटी में उस चीजों को एक बार देखेंगे, समझेंगे कि क्या है, एंड नेक्स्ट क्लास में बेटा स्टार्ट करेंगे विद द किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।